हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क पावर एंड एनर्जी को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आपको याद होगा ए डॉट बी इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला लिखा था ए बी कॉस थीटा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं द वर्क एनर्जी थियरम। देखो यहाँ से आपको पता चलेगा कि वर्क क्या है, वर्क का एनर्जी से रिलेशन क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो और 11th स्टैंडर्ड में भी ये रिपीट हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो सेकेंड स्टेप, मल्टीप्लाइंग बाय हाफ एम ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, थियरी आपको अगर एग्जाम रिलेटेड लिखनी है तो पूरी आपको टेक्स्ट बुक में है वैसे ही लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो 2as एज इट इज़ और हम यहाँ पे हाफ एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो 2 कैंसल आउट होगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बनेगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बन गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। ओके, अगर हम वेक्टर के साथ ये सब करें तो, अगर वेक्टर को ध्यान में रखें तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या बनता, 2a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डी वेक्टर। अगर आपको विथ डायरेक्शन लेना है तो आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ताकि हमें पता चले कि एक्सेलरेशन की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से चले तो फिर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मास इंटू एक्सेलरेशन डॉट डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर। जैसे यहाँ पे एम ए इंटू एस मिला था, सेम वे यहाँ पे एम ए इंटू एस ही है बट डॉट प्रोडक्ट में है। हैंस आप बोल सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। जो ये फॉर्मूला मिला वहाँ से हमें आइडिया आया कि हमें काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करनी पड़ेगी और कोई एक ऐसी क्वांटिटी जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट दे, और वो क्वांटिटी को हमने बाद में नाम दिया वर्क। ठीक है, वर्क की डेफिनेशन बनाने का आइडिया ये वाले इक्वेशन से आया, इसीलिए हम पहले ये थियरी पढ़ते हैं और उसके बाद वर्क डन क्या है वो डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर को हमने नाम दे दिया काइनेटिक एनर्जी
बट कौन सी? तो फाइनल वेलोसिटी से रिलेटेड है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब हियर हमने क्या किया है, हाफ mv² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, kf नाम दे दिया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सेम वे हाफ mu² था, उसको हमने ki नाम दे दिया, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और जो मिला है F वेक्टर डॉट D वेक्टर, उसको हमने W नाम दे दिया, मतलब वो बन गया वर्क डन बाय फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। मतलब आप बोल सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वो आपने जो ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब वर्क इज डन बाय फोर्स ऑन बॉडी ओवर अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा बाय कैलकुलेटिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वर्क डन है वो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। समझो कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ मतलब इनिशियल पोजीशन से v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और ऐसे 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 यहाँ तक पहुँचा, और ये पोजीशन फाइनल पोजीशन है। अब देखो वर्क डन का आप एक फॉर्मूला लगाओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपको हर एक पाथ के हर एक छोटे छोटे सैंपल के लिए, पाथ के हर एक छोटे 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 सैंपल के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, जो थोड़ा डिफिकल्ट है। बट अगर मैं यूज़ करूँ वर्क एनर्जी थियरम, मतलब वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे क्या स्पीड थी, तो हाफ mu², उस हिसाब से आपको काइनेटिक एनर्जी मिली हाफ mu², और यहाँ पे हाफ mv²। तो ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसका आप डिफरेंस ले लो तो भी आपको वर्क डन मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे पूरे पाथ को ऑब्जर्व करने की झंझट नहीं रहेगी, आपको सिर्फ क्या करना है, इनिशियल पोजीशन देखनी है, फाइनल पोजीशन देखनी है। इनिशियल पोजीशन पे क्या सिचुएशन थी, फाइनल पोजीशन पे क्या सिचुएशन थी, एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वो समझ लेना है कि उतना वर्क हुआ है। ठीक है, अब एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो वो वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव, उससे आपको पता चलेगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थियरम का आपको स्टेटमेंट याद रखना है, अगर 1 मार्क में भी कहीं पे आ जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल is equal to the work done
ऑन इट बाय द नेट फोर्स। ठीक है, और वर्क डन हमने यहाँ से डिफाइन किया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या तो डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर होगा। अभी हम वर्क पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वर्क के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको ऑलरेडी बताया हुआ है जब हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था तभी। ठीक है, वर्क का यूनिट क्या रहेगा ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सपोज कोई एक सरफेस है जिसके ऊपर कोई एक ब्लॉक है जिसकी इनिशियल पोजीशन ये है और आफ्टर सम टाइम फाइनल पोजीशन ये बनती है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये सेंटर से मैं सेंटर काउंट कर रहा हूँ, तो सपोज ये डिस्प्लेसमेंट डी है। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था ये बॉडी के ऊपर, मैं सेंटर से ही फोर्स दिखा रहा हूँ, तो ये फोर्स है सपोज वेक्टर एफ। फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो, अगर मैं यहाँ पे थीटा कंसीडर करूँ तो वो मुझे मिलेगा एफ कॉस थीटा। ठीक है ना, तो वर्क डन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है बोल्ड लेटर्स में, आप एक बार अच्छे से देख लेना, ऐसा लगे तो नोट्स में यहाँ पे कॉपी कर लेना जब थियरी आप स्टार्ट करो तभी। द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कौन सा हुआ कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डी। तो वर्क डन इक्वल टू मुझे मिलेगा एफ डी कॉस थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड डी वेक्टर, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड डी वेक्टर। ओके, तो वर्क डन का फॉर्मूला बन गया एफ डॉट डी, एफ और डी की डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ से पता चला कि अगर वर्क आपको चाहिए तो बॉडी के ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगना ज़रूरी, और वो फोर्स की वजह से बॉडी में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होना भी ज़रूरी है। ठीक है ना, इसीलिए जो वर्ड बना उसका मीनिंग एवरीडे लाइफ में अलग है और फिजिक्स में अलग है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सम केसेस हम देख लेते हैं, स्पेशल केसेस। सबसे पहली चीज, इफ सबसे पहले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर फोर्स लग रहा है, फोर्स नॉन ज़ीरो है और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तब आपको वर्क डन क्या मिलेगा, ज़ीरो। ऐसे केसेस आप खुद भी एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। चलो ऐसा एग्जाम्पल सोचो जहाँ पे फोर्स नॉन ज़ीरो, मतलब फोर्स लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जैसे कि कोई एक स्टूडेंट है, वो क्लासरूम की जो वॉल है उसको धक्का मार रहा है। अब फोर्स तो लगा रहा है बट वो वॉल डिस्प्लेस नहीं हो रही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। अब वो 1 घंटे तक ऐसे धक्का लगाता रहेगा, बट वर्क डन ज़ीरो रहेगा। ठीक है, फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन ज़ीरो रहेगा। वो खुद बोलेगा कि मैंने 1 घंटे तक वर्क किया है, बट एक्चुअल में फिजिक्स की लैंग्वेज में कोई वर्क नहीं हुआ है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ओके चलो सेकेंड केस में लेते, इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ज़ीरो बट फोर्स इज ज़ीरो। फोर्स ज़ीरो है बट फिर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी वर्क डन क्या मिलेगा,
0। कोई बॉडी मूविंग है बट उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 है, मतलब वेलोसिटी क्या बन जाएगी, कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट बन गई तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सेम हो जाएगी, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 बन जाएगा। ठीक है, ओके। थर्ड केस की बात करते हैं। इफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 0 नहीं है बट दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है, तो फिर आपको जो वर्क डन मिलेगा वो 0 मिलेगा। कैसे, एफ डी कॉस 90 डिग्री बनेगा ना, कॉस 90 इक्वल टू क्या बनेगा, 0। तो ऐसे केसेस में भी आपको वर्क डन मिलेगा 0। ठीक है, ऐसे केस सोचो जिसमें वर्क डन 0 है और ये रीज़न की वजह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। तो सपोज एक सरफेस है ऐसी, ये ब्लॉक है और मैंने फोर्स लगाया ये डायरेक्शन में और उसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिला। ठीक है, तो ये तो पैरेलल बने, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से पैरेलल है। अब इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, ये जो है उसका मास है, उसकी वजह से नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ठीक है ना, तो अभी अगर आपको पूछा जाए कि फाइंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स F, तो फिर मिलेगा F इंटू डी इंटू कॉस 0 और कॉस 0 इक्वल टू बनेगा 1, तब आपको वर्क डन मिलेगा F इंटू डी, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट अगर आपको बोला जाए कि फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी इंटू कॉस एंगल बिटवीन एफ एंड डी। चलो, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा और cos 90 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क हो रहा है बट हम ये नहीं बोल सकते ना कि वर्क डन जो हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसे केसेस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आपको मिलेगा F इंटू डी और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आपको मिलेगा 0। ठीक है, तो ये केस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो 0 रहेगा। क्लियर। अब एक और केस ले लेते हैं यहाँ पे, फोर्थ। इफ फोर्स इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, इफ फोर्स इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट देन थीटा इक्वल टू 0 और थीटा अगर 0 है तो वर्क डन आपको मिलेगा वो F इंटू डी इंटू कॉस 0 मिलेगा, तो F इंटू डी कॉस 0 इक्वल टू 1 बन जाएगा। वर्क डन आपको पॉजिटिव मिलेगा। फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट कर रहा है तो वर्क डन आपको पॉजिटिव मिलेगा और पॉजिटिव वर्क डन का मतलब रहेगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एक और केस है यहाँ पे, फिफ्थ केस। इफ फोर्स वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों एक ही लाइन पे है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब थीटा बन जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, सपोज आप कोई व्हीकल में जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है बट अगर आपने ब्रेक लगाई तो ब्रेक की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा वो
बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा और दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। और ऐसे केसेस में आपको मिलेगा वर्क डन नेगेटिव। क्यों? सोचो, वर्क डन इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा और कॉस यहाँ पे रहेगा 180 डिग्री, तो एफ डी कॉस 180 मतलब -1, तो ये बन गया -FD। और वर्क डन नेगेटिव है मतलब क्या हुआ कि फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा है, मतलब यहाँ पे जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उससे ऑपोजिट फोर्स लगेगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। चलो यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। अब हम लेते हैं यूनिट ऑफ वर्क डन। चलो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो उस हिसाब से क्या आएगा, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या बोलेंगे, जूल, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट क्या रहता है, जूल। तो यूनिट ऑफ वर्क डन न्यूटन इंटू मीटर, या तो आप लिखोगे जूल। हाँ, अगर CGS यूनिट की बात है तो फिर रहेगा अर्ग। ठीक है, अगर CGS यूनिट की बात है तो फिर रहेगा अर्ग। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। तो रिलेशंस देख लेते हैं कि 1 अर्ग इक्वल टू हाउ मच जूल। तो 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल, याद रखना है। और ऑपोजिट याद रखो तो भी चलेगा, 1 जूल इक्वल टू 10⁻+7 अर्ग। चलो यहाँ तक क्लियर है। अभी बात करते हैं अदर यूनिट की। अदर यूनिट्स में एक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, याद रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। एक है कैलोरी, कैलोरी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। और एक है किलोवाट आर, किलोवाट आर, या तो उसको बोला जाता है यूनिट। ठीक है, तो 1 किलोवाट आर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो ये अलग अलग यूनिट्स है, आपको याद रखने हैं ताकि आप यूनिट का कन्वर्जन कर पाओ। सपोज आपको एनर्जी दी हुई है कैलोरी में और आपको चाहिए जूल में, क्योंकि बाकी सारी क्वांटिटी ऐसा यूनिट सिस्टम में है, तो आपको 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है। सपोज आपको दिया हुआ है 10 कैलोरी, तो आपको ले लेना है 10 इंटू 4.186, ये जूल में कन्वर्ट हो गया। ओके, अगर जूल में दिया हुआ है कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.186 से आप डिवाइड कर दो। चलो यहाँ तक क्लियर होगा। तो आज हमने पढ़ा द वर्क एनर्जी थियरम, डेरिवेशन और स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना। उसके बाद हमने पढ़ा वर्क, और वर्क के लिए सम स्पेशल केसेस भी देख लिए। ठीक है, और यूनिट ऑफ वर्क ऐसा यूनिट सिस्टम में देख लिया, और CGS में भी देख लिया। उसके बाद अदर यूनिट्स भी हमने यहाँ पे ले लिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल 6.1 से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।